वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्राचीन इतिहास के मॉडल पेपर के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे, जो कि बीए सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जो छात्र छात्राएँ हमारे फर्स्ट ईयर बीए सेकंड सेमेस्टर में हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आपको बता दूँ, ये लिखित टाइप के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय हो गया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय हो गया, या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय हो गया। इन सभी में एक प्रकार से लिखित टाइप की परीक्षा होने वाली है सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की। तो दोनों के लिए एक प्रकार से हमारा पेपर है, मतलब चाहे आप सेकंड सेमेस्टर में हैं तो भी लिखित पेपर होगा और फोर्थ सेमेस्टर में तो भी आपका लिखित ही पेपर होगा। और ये लिखित पेपर जो है तीनों विश्वविद्यालयों के लिए या अन्य विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं होने वाली है और लिखित परीक्षाएं होंगी तो उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। सिलेबस आपका क्या है, सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है भाई, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। सिलेबस में हम लोगों को क्या पढ़ना है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे भाई। सिलेबस में हम लोगों को पढ़ना है, आपको बता दूं, यहाँ पर देखिएगा, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना है आपको 600 बीसी से लेकर के 647 एडी तक के इतिहास के बारे में, मतलब कि भारत का राजनीतिक इतिहास पढ़ना है हमको। 600 बीसी का मतलब होता है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 647 ईस्वी तक, ठीक है। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के पहले 600 वर्ष पहले के इतिहास से लेकर के हम लोग और 647 ईस्वी तक आपको पता होगा। 647 ईस्वी में भारत के जो उत्तर भारत के एक प्रकार से जो वर्धन सम्राट थे, हर्षवर्धन जिनका नाम था, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वर्धन सम्राट तक हमको पढ़ना है, वर्धन हर्षवर्धन तक के इतिहास के बारे में। फिर उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चले, तो यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। आप किसी भी विश्वविद्यालय से रिलेटेड हैं तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर प्राचीन इतिहास का ये मॉडल पेपर है, जिसमें आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना है 600 बीसी टू 647 एडी, ठीक है। न्यू मॉडल पेपर होगा 2023 की परीक्षाओं के लिए, 24 में भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, 3 टाइप के परीक्षाएं, मतलब कि 3 टाइप के प्रश्न जो होते हैं जनरली पूछे जाते हैं। और आपको मैं बता दूं कि 3 टाइप के जो प्रश्न होते हैं उनमें पहला टाइप होता है अति लघु उत्तरीय, दूसरा टाइप होता है लघु उत्तरीय और तीसरा टाइप होता है दीर्घ उत्तरीय। तो जो अति लघु उत्तरीय होता है उसको 50 शब्द में आपको लिखना होता है, जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है उसको 200 शब्दों के आसपास आपको लिखना होता है, और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है उसको आपको 500 शब्दों के आसपास लिखना होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए आपको 10 नंबर लगभग दिए जाते हैं, इसके लिए 8 नंबर आपको दिए जाते हैं, ठीक है। और बात की जाए अगर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए, तो अति लघु उत्तरीय के लिए आपको कितने मतलब कि नंबर दिए जाते हैं, 2 या 3 नंबर, ऐसे 2 नंबर लगभग दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ओके। समझ रहे हैं चीज़ों को। तो ये एक प्रकार से क्या है, ये थोड़ा सा पैटर्न है। अच्छा, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो वहाँ पर आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ही करने होते हैं। 5 वहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न करने होते हैं और 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने होते हैं। मतलब कि लगभग 10 जो है अति लघु, मतलब कि 10 लघु उत्तरीय प्रश्न करने होते हैं, ठीक है। और 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का सामना आपको करना पड़ता है। जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं 3.4 मतलब कि 3.5 नंबर के होते हैं, ठीक है। और 35 नंबर यहाँ से आपको मिलता है और बाकी 4 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं 10-10 नंबर के। तो 35 और 40 कितना हो जाएगा आपका, 75 नंबर का ये पूर्णांक जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। समझ रहे हैं चीज़ों को। चले, तो एक प्रकार से ये थोड़ा सा पैटर्न था। तो किसी भी टाइप की परीक्षा आपसे पूछी जाए, पैटर्न कुछ भी कर दे इधर उधर, तो इसीलिए मैं जब पैटर्न बताता हूँ तो अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय तीनों को बताता हूँ, चूँकि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल और राम मनोहर लोहिया में तीनों टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। देखिए, पहला प्रश्न आप देखेंगे, बाणभट्ट एवं कालिदास, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। खंड आ में सभी प्रश्न करने होंगे आपको, 50 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है इनके, ठीक है। तो मैं बताने का प्रयास करूंगा। आपसे अति लघु उत्तरीय पूछे, चाहे लघु उत्तरीय में चाहे दीर्घ उत्तरीय में, सभी के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे अगर आप इसको देख पाएंगे। चले, अब लगभग हमने 4 मिनट आपका ले लिया है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अब मैं आपका एक भी मिनट जाया नहीं करूँगा और विस्तार से हम जानने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बाणभट्ट और कालिदास। बाणभट्ट कौन थे भाई और कालिदास कौन थे। अब यहाँ पर बाणभट्ट और कालिदास लिख करके छोड़ दिया गया। इसका मतलब ये है कि बाणभट्ट के बारे में आपको लगभग 50 शब्द लिखना है और कालिदास के बारे में भी आपको 50 शब्द लिखना है, ठीक है। लघु उत्तरीय पूछेगा तो भी आप लिख पाएंगे, क्योंकि जब मैं जानकारी आपको दूंगा। तो बाणभट्ट की अगर बात की जाए तो बाणभट्ट जो हैं ये एक
रचनाकार हैं, मतलब एक कौन है, ये बाणभट्ट जो हैं एक विद्वान हैं और ख़ास करके दरबारी विद्वान हैं। ठीक है, बाणभट्ट। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे भाई? तो बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबार में रहते। किसके दरबार में भैया? हर्षवर्धन के दरबार में ये बाणभट्ट जो थे वो रहा करते थे। हर्षवर्धन आपको बता दूं कन्नौज के एरिया में शासन किया करते थे। और ये एक प्रकार से हर्षवर्धन के बारे में इन्होंने एक रचना लिखी है, हर्षचरित्र, जो कि हर्षवर्धन के समय के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। इसके अलावा इनकी रचना है कादंबरी और चंडी शतक। ये 3 ग्रंथ जो हैं ये बाणभट्ट के बड़े फेमस ग्रंथ हैं, जिनमें हर्षचरित्र और कादंबरी तो बहुत ही फेमस ही ग्रंथ है। ठीक है, हर्षचरित्र जो रचना है उसमें पुष्पभूति वंश जो है वहाँ से लेकर के और विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों में राजश्री की प्राप्ति तक का जो इतिहास है, मतलब जो एक प्रकार से राजश्री की प्राप्ति, राजश्री समझ रहे हैं ना, राजश्री जो थी वो हर्षवर्धन की बहन थी और प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के एक और भाई थे, बड़े भाई थे, उनका नाम था, क्या नाम था, एक दूसरा नाम था उनका, राज्यवर्धन या कुछ नाम था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम था, अभी ध्यान आएगा तो मैं तुरंत बता दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो हर्षवर्धन गद्दी पर बैठते हैं और उनकी जो है बहन जो होती हैं उनके पति का भी एक प्रकार से रण क्षेत्र में मर जाते हैं, मारे जाते हैं। तो उसके बाद में फिर राजश्री जो है चली जाती हैं आत्मदाह, मतलब कि अपने आप को समर्पण करने, मतलब कि ख़त्म करने के लिए, अपने आप को मिटाने के लिए चली जाती हैं, मतलब कि आत्महत्या के लिए निकल जाती हैं। तो हर्षवर्धन उसको बचा करके लाता है। तो वो विंध्याचल की पहाड़ियों में राजश्री मिली थी उनको। ठीक है, तो वहाँ तक एक प्रकार से हर्ष से रिलेटेड इतिहास के बारे में जो हर्षचरित्र रचना है उसमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बाणभट्ट के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई। बाणभट्ट की रचनाएं जो है खास करके इस समय के इतिहास के बारे में जानकारी देती हैं। तो ये तो हो गए आपके भाई बाणभट्ट। इसके बाद में दूसरे विद्वान कौन है आपके? दूसरे विद्वान का क्या नाम है? देखें यहाँ पर हैं कालिदास। कालिदास की बात की है तो कालिदास का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सुना होगा कालिदास का नाम। और कालिदास जो थे ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है 9 रत्नों को रखते थे, 9 रत्न थे, उन्हीं 9 रत्नों में से एक रत्न जो थे वो कालिदास जी थे, समझ रहे हैं ना। तो एक रत्न कालिदास जी थे। और कालिदास भारत के ही नहीं बल्कि आप देखेंगे पूरे के पूरे संपूर्ण साहित्य के ही एक प्रकार से कवि माने जाते हैं और साहित्य की अनुपम विभूति भी एक प्रकार से माने जा सकते हैं कालिदास। कालिदास एक प्रकार से संस्कृत के अद्वितीय नाटककार हैं और कवि भी हैं। इन्होंने नाटकों की रचना करी है, संस्कृत में कविताएं भी लिखी हैं इन्होंने। और कालिदास के लगभग आप देखेंगे तो 7 ग्रंथ जो हैं इनके प्रमाणिक हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि फेमस हैं। जैसे एक रचना है इनकी कुमार संभव, एक रचना है रघुवंश। ठीक है, ये दोनों महाकाव्य हैं। तो कुमार संभवम और रघुवंशम ये दोनों महाकाव्य हैं, संस्कृत में लिखे गए हैं। ठीक है, और अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम ये 3 नाटक इन्होंने लिखे। कौन कौन से? देखें, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम ये 3 नाटकों की रचना करी है किसने? कालिदास ने। 2 महाकाव्य कुमार संभवम, रघुवंशम कालिदास ने लिखा। ठीक है, और 3 नाटक लिखे, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम, तीनों बहुत ही फेमस ग्रंथ हैं इनके। ठीक है, और गीत काव्य लिखा इन्होंने 2, एक मेघदूत और एक ऋतु संहार। ठीक है, तो मेघदूत बड़ी फेमस रचना है। मेघदूत जो है बड़ी फेमस रचना है कि बादलों को दूत बना करके भेज रहे हैं। तो मेघदूत और ऋतु संहार ये गीत काव्य हैं। और इसके अलावा कालिदास के और भी तमाम प्रकार के ग्रंथ आपको मिलेंगे, लेकिन उतने ज़्यादा प्रमाणिक नहीं है ना उतने ज़्यादा फेमस हैं। ये जितने ग्रंथ मैंने आपको बताई ये सब बहुत फेमस ग्रंथ हैं। ओके, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। रामायण और महाभारत से महाकाव्य की जिस काव्य परंपरा का प्रारंभ हो चुका था और कालिदास की लेखनी ने क्या किया, उसको चरमोत्कर्ष पर फैलाया। और रघुवंश जो महाकाव्य है इनका रघुवंशम, उसमें रघु की दिग्विजयों का वर्णन है। रघु राजा राम को आपको पता होगा, भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम उनके पूर्वज है रघु। रघुवंश कहा नहीं गया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो रघुकुल मतलब रघु के कुल की रीत ये चली आई है कि प्राण चले जाए पर वचन नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये बताई गई। तो रघु की दिग्विजयों का वर्णन आपको रघुवंशम महाकाव्य मिल जाएगा।
और इस काव्य के द्वारा कालिदास ने भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता का आदर्श हमारे सामने रखने का प्रयास किया। और साथ ही साथ आप देखेंगे आदर्श राजा के लक्षण क्या होते हैं वो भी कालिदास बताते हैं। और कालिदास के अन्य ग्रंथ का भी ऐतिहासिक महत्व अपनी दृष्टि से है। ऐतिहासिक महत्व मैं यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ, ऐतिहासिक महत्व की बात मैं कर रहा हूँ, कोई शास्त्रीय और काव्य में उसका उतना महत्व नहीं। मैं बात कर रहा हूँ किसका महत्व भाई, मैं बात कर रहा हूँ किस प्रकार के महत्व के, ऐतिहासिक महत्व भी है। इतिहास की दृष्टि से कालिदास की रचनाएं बड़ी तार्किक सिद्ध होती हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये हो गए कालिदास और बाणभट्ट के बारे में कुछ बातें जो मैंने आपको बताई, और निश्चित तौर पर आपके समझ में इन दोनों से रिलेटेड कुछ बातें आई होंगी। तो प्रश्न पूछेगा तो आप आसानी से बता पाएंगे। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे फाहियान और युवान चांग, ठीक है, या युवान चांग मतलब ह्वेनसांग भी आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो फाहियान की बात की जाए चीनी यात्री था, युवान चांग या ह्वेनसांग ये भी चीनी यात्री था। और आपको बता दूं कि जो फाहियान था, फाहियान की बात की जाए तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था। युवान चांग जो था ये एक प्रकार से आया था कहाँ पर, किसके समय काल में, ये एक प्रकार से हर्षवर्धन के समय काल में भारत आया था। आपको बता दूं फाहियान के बारे में सबसे पहले, उसके बाद में फिर हम युवान चांग के बारे में चर्चा करेंगे यानी ह्वेनसांग, ठीक है। तो जो फाहियान है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत में आता है, चीनी यात्री है और बौद्ध भिक्षु के रूप में ये आता है। और 399 ईस्वी में भारत के लिए प्रस्थान करता था ये, मतलब प्रस्थान किया था चाइना से, और धर्म की पुस्तकों की खोज और बौद्ध तीर्थ स्थानों के दर्शन के लिए भारत में आया। और फाहियान ने क्या किया, अपना संपूर्ण समय बौद्ध पुस्तकों के अध्ययन में बिता दिया। बौद्ध पुस्तकों का अध्ययन करा, ये जहाँ जहाँ जाना था इसको हर एक देश में गया, बौद्ध पुस्तकों को इकट्ठा करने का काम किया और भी कई काम इसने किए। पूरी यात्रा में इसने लगभग 15 साल तक जो है भ्रमण किया पूरे विश्व में, और लगभग 6 वर्ष उसने भारत में बिताए और बाकी वर्ष अन्य संसार में जहाँ पर बौद्ध धर्म की पुस्तकें और कुछ मंदिर वगैरह बौद्ध धर्म के मिलते हैं वहाँ पर ही गया। तो एक प्रकार से फाहियान एक बौद्ध भिक्षु भी था, चाइना का यात्री था, भारत में भी आया था, 6 वर्षों तक भारत में रहा, 15 वर्षों तक पूरा का पूरा इसने एक प्रकार से यात्राएं करी विभिन्न देशों की और पुस्तकों को इकट्ठा किया बौद्ध धर्म से रिलेटेड। तो ये हो गया फाहियान। बात की जाए युवान चांग की, तो युवान चांग जो है ये एक प्रकार से इसकी अगर बात करें तो ये हर्षवर्धन के समय में भारत में आया था, चीनी यात्री था। और ये भी बौद्ध धर्म के अध्ययन, धार्मिक ग्रंथों की खोज और बौद्ध तीर्थ स्थानों के दर्शन के लिए 629 ईस्वी में ये भारत में आया था, ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा का जो प्रसिद्ध पुस्तकालय था, विद्यालय था, उसमें शिक्षा भी प्राप्त करी थी ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग अपने भारत में इसको कहते हैं, युवान चांग जो है ये इसका चाइनीज़ नाम है, युवान चांग कहा जाता है, और उसको भारत में ह्वेनसांग हम लोग कहते हैं। समझ रहे हैं चीज़ों को, तो युवान चांग या ह्वेनसांग बात एक ही है। तो इसने हर्ष की विजयों के बारे में अपनी पुस्तक में लिखा है, राज्य का विस्तार कैसे हर्षवर्धन ने किया, हर्षवर्धन का धर्म क्या था, सामाजिक जीवन, कला, साहित्य, इन सभी के विषय में विस्तार से तत्कालीन समाज जो था उसके बारे में विस्तार से इसने अपनी पुस्तक में बताने का प्रयास किया। ह्वेनसांग की पुस्तक है सी यू की पुस्तक में इन्होंने एक प्रकार से सारी चीज़ों के बारे में बताने का प्रयास किया है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और वर्धन वंश जो है हर्षवर्धन का, उसकी इतिहास की जो जानकारी है इसके ग्रंथ में मिल जाती है ह्वेनसांग के। तो ये एक प्रकार से ह्वेनसांग और फाहियान 2 यात्रियों के बारे में बताया। इसलिए यात्रियों को मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, चूँकि इसको इसलिए पढ़ना पड़ता है चूँकि ये एक प्रकार से यात्रियों का विवरण जो होता है वो इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चूँकि जो चीनी यात्री होंगे वो भारत के बड़ाई नहीं करेंगे अपने इतिहास में, चूँकि उनका लगाव भारत से तो होगा नहीं, वो अपने देश से अपने उनका लगाव होगा। तो ऐसा नहीं कि वो ज़बरदस्ती से कुछ गलत चीज़ों को उसमें लिख देंगे, जो वास्तविक होगा वही लिखेंगे। और इसीलिए यात्रियों का विवरण जो होता है, अब चाहे वो सही लिख करके गए हों चाहे वो झूठ लिख करके गए हों, लेकिन माना यही जाता है कि जो यात्रियों का विवरण होता है वो ऐतिहासिक दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होता है। और इसीलिए ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर हम इन लोगों को पढ़ते हैं, ठीक है। नहीं हमको क्या ज़रूरत थी ह्वेनसांग और इसको पढ़ने की, फाहियान को, लेकिन पढ़ना इसलिए पड़ता है क्योंकि लोगों ने भारत में आकर के पढ़ाई करी, भारत में यात्राएं करी, इन लोगों ने भारत में खोजबीन करी, इसीलिए एक प्रकार से इनको पढ़ना पड़ता है। और इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, उस पुस्तक में भारत के बारे में बताया है, भारत के तत्कालीन समाज के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, राजकाज कैसे चलता था, सारी चीज़ें, प्रजा कैसे रहती थी, सब चीज़ों के बारे में इनकी पुस्तकों में मिलता है। और इसीलिए खास करके इतिहास जानने के स्रोत की दृष्टि से हम लोग इनको पढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बौद्ध काल के महाजनपदों के नाम लिखिए। बौद्ध काल में जो महाजनपद हैं उनके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। आपको बता दूं, बौद्ध काल में महाजनपदों के बारे में अगर बात की जाए तो जैन ग्रंथ में भी मिलता है और बौद्ध ग्रंथ में भी मिलता है। बौद्ध ग्रंथ एक, उसका नाम है अंगुत्तर निकाय, आप लोगों ने नाम सुना होगा, अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय जो ग्रंथ है, उसी अंगुत्तर निकाय में एक प्रकार से बौद्ध काल जब चल रहा था तो उस समय जो है 16 प्रमुख महाजनपद भारत में शासन कर रहे थे। कितने महाजनपद भैया? 16 महाजनपद। और अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ है, बौद्धों का ग्रंथ है, उसमें 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। 16 महाजनपद कौन कौन से थे जरा लिख लीजिएगा आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा सकता है। पहला था अंग, दूसरा था मगध, तीसरा था काशी, चौथा था कौशल, पाँचवा था वज्जी, छठा था मल्ल, सातवां था चेदी, आठवां जो था वो था उसका नाम था वत्स, नौवां जो एक प्रकार से महाजनपद था उसका नाम था कुरु, 10वें का नाम था पंचाल, 11वां आप लिख लीजिएगा मत्स्य महाजनपद, 12वां लिख लीजिएगा सूरसेन महाजनपद, 13वां आप लिख लीजिएगा अस्मक महाजनपद, 14वां आप लिख लीजिएगा अवंती महाजनपद, 15वां लिख लीजिएगा आप गंधार महाजनपद और 16वां लिख लीजिएगा कंबोज महाजनपद। तो ये 16 महाजनपद जो हैं ये एक प्रकार से बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में बताए गए हैं और प्रश्न ही आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से परीक्षा में आता रहता है, ठीक है। तो कितने महाजनपद थे भाई? 16 महाजनपद थे भारत में बौद्ध काल में। और आपको बता दूं जैन ग्रंथ में भी एक प्रकार से इसके बारे में बताया गया है, महाजनपदों के बारे में, ठीक है। कितने महाजनपद हैं? 16 महाजनपद। कौन कौन से, एक बार फिर से सुन लीजिए, अंग मगध काशी, कौशल वज्जी मल्ल, चेदी वत्स कुरु, पंचाल मत्स्य सूरसेन, अस्मक अवंती गंधार कंबोज, ठीक है। ये 16 महाजनपद जो हैं वो हैं। चौथा प्रश्न आप लोग देखिएगा, प्रश्न है मेगास्थनीज और कौटिल्य। मेगास्थनीज कौन था भाई? मेगास्थनीज जो था उसकी एक पुस्तक है इंडिका, वो बड़ी फेमस है और इसीलिए खास करके इंडिका पुस्तक जो फेमस है, चूँकि इसलिए फेमस है चूँकि उसमें एक प्रकार से भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और खास करके जिस इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं 600 BC से 647 AD, उन सभी इतिहास के बारे में इंडिका पुस्तक में जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत में आया था। आपको बता दूं मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था, इंडिका पुस्तक लिखी उसने। और इंडिका पुस्तक जो है खास करके चंद्रगुप्त मौर्य के से रिलेटेड जो चीज़ें रही हैं उसके बारे में बताने का प्रयास उस पुस्तक में किया गया है। भारत में रह करके जो मेगास्थनीज ने देखा, सुना और अपनी पुस्तक उसको इंडिका जो थी उस पुस्तक में लिखा। ये पुस्तक आज उपलब्ध नहीं है लेकिन इस पुस्तक के बारे में जानकारी ज़रूर मिली थी, ठीक है। तो ये पुस्तक है किसकी? ये पुस्तक है मेगास्थनीज की। और मेगास्थनीज की बात की जाए तो ये एक प्रकार से दूत बना करके भेजा गया था। आपको बता दूँ जो सिकंदर था उसका एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री थी हेलेना, उसका नाम था। और जब सेल्यूकस निकेटर दोबारा से युद्ध करने के लिए भारत में आता है, आपको मैं बता दूं एक स्टोरी आप सुन लीजिएगा। सिकंदर जब एक प्रकार से भारत पर आक्रमण करने आया तो आपको बता दूं जो नदी थी उस नदी में उसके सैनिक कहे कि पार नहीं कर पाएंगे, और ये सब एक प्रकार से एक कूटनीति थी महाराज चाणक्य की। कौटिल्य ने इतना ज़्यादा रणनीति बना दी थी, इतना ज़्यादा स्ट्रेटजी बना दी थी कि एक प्रकार से जो एक प्रकार से वो थे घनानंद, चूँकि घनानंद को ख़त्म करना था, ठीक है, कौटिल्य को। और इसीलिए कौटिल्य इतना रणनीतिक था कि चंद्रगुप्त मौर्य जैसे एक बच्चे को उठाता है और ज़मीन से उठा करके और आसमान तक की ऊंचाइयों तक उसको एक प्रकार से उड़ाने का प्रयास जो है वो कौटिल्य ने ही किया, ठीक है। पूरा का पूरा श्रेय जो है चंद्रगुप्त मौर्य के आगे बढ़ने का कौटिल्य को जाता है, ठीक है। लेकिन कौटिल्य ने जो जो बताया चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको फॉलो भी किया। चंद्रगुप्त मौर्य जैसा शिष्य और चाणक्य जैसा गुरु एक प्रकार से अगर हों तो पूरा संसार अच्छा हो जाएगा। और आपको बता दूं यही कारण था कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिल करके ऐसी रणनीति बनाई कि जो है सिकंदर को यहाँ से वापस जाना पड़ा। और जब सिकंदर यहाँ से वापस चला गया और ये बात सेल्यूकस निकेटर को ऑलरेडी पता चल गई, जब सेल्यूकस निकेटर को ये बात पता चली तो उसने एक प्रकार से बदला लेने की सोचा और सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद में सेल्यूकस निकेटर जो होता है वो कमान संभालता है और वो एक प्रकार से भारत पर आक्रमण करने की ओर उद्यत होता है। और जब वो भारत पर आक्रमण करने के लिए आता है भारत पर, तो उस समय चूँकि नंद वंश का शासन था, जब नंद वंश का शासन था, जब वो आया था सिकंदर, घनानंद शासन कर रहा था, लेकिन तब तक जो है घनानंद को एक प्रकार से गद्दी से यहाँ से भगा करके उसको मार करके गद्दी पर कौन बैठता है? चाणक्य मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य बैठते हैं और चाणक्य एक प्रकार से प्रधानमंत्री बनते हैं, अमात्य बनते हैं। और उसके बाद में क्या होता है?
उसके बाद में एक प्रकार से मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो जब सेल्यूकस निकेटर युद्ध करने के लिए आता है तो चाणक्य और चंद्रगुप्त शासन कर रहे थे यहाँ पर, एक प्रकार से भारत में मौर्य वंश का शासन था। तो जब एक प्रकार से वो लोग आक्रमण करने आते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिल करके सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया। तो जब वो पराजित हो गया, आत्मसमर्पण कर दिया उसने, तो एक प्रकार से चाणक्य ने कहा कि भाई दोबारा से ये आक्रमण ना कर दे, हो सकता है हमारे लड़के वगैरह कम एक प्रकार से जो है बलशाली हों या उनके पास इतनी रणनीति ना हो, तो वो एक प्रकार से जो है युद्ध का सामना आने वाले समय में ना कर पाएँ। इसके लिए उन लोगों ने क्या किया, इसके लिए चाणक्य ने कहा कि इसकी पुत्री है एक हेलेना, उसकी शादी कर देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से, और सुंदर भी थी, तो उसकी शादी हेलेना की चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाती है। और यह बात भी बताई चंद्रगुप्त मतलब कि चाणक्य ने कि भाई जो हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य से लड़का उत्पन्न होगा उसको भारत का राजगद्दी नहीं दिया जाएगा। पहले ही सारी चीज़ें बता दी थी उन्होंने, ठीक है। तो एक प्रकार से ये चीज़ें हो गई और हेलेना से शादी हो जाती है चंद्रगुप्त मौर्य की। तो उसी हेलेना की देख रेख के लिए या उसी हेलेना की जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ समय के बाद में मेगास्थनीज को भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने कि जाओ भाई हाल चाल ले आओ, दूध बना करके वहाँ पर रहो और वहाँ से चिट्ठी वगैरह भेजते रहना हमारे पास, ताकि जो है पता चले कि भाई हमारी पुत्री ठीक है कि नहीं ठीक है, हाल चाल बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है, इसीलिए भेजा गया था। तो वही मेगास्थनीज था, भारत में आया था। समझ गए मेगास्थनीज के बारे में। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी मेगास्थनीज ने, वही चीज़ है। तो मेगास्थनीज जो है आराकोसिया के क्षत्रप सीव्रेटियस के साथ रहता था और वहाँ से वह सेल्यूकस के द्वारा अपना राजदूत बना करके चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में पाटलिपुत्र भेजा जाता है। यूनानी राजदूत था। सेल्यूकस पर चंद्रगुप्त की विजय के पश्चात भारत आया था ये, और बहुत समय चंद्रगुप्त की सभा में भी जो है मेगास्थनीज रहा। भारत में रह करके उसने जो कुछ देखा सुना उसने अपनी पुस्तक इंडिका में लिख दिया। ये मेगास्थनीज के बारे में आप लिख सकते हैं। कौटिल्य की अगर बात की है तो कौटिल्य को कौन नहीं जानता है, कौटिल्य भी उसी समय के हैं। कौटिल्य की अगर बात की जाए तो ये एक प्रकार से बहुत तगड़े विद्वान हैं। कौटिल्य का नाम विष्णुगुप्त भी था, कौटिल्य का नाम चाणक्य भी है और कौटिल्य भी है। इनकी एक रचना है अर्थशास्त्र, जो बड़ी फेमस रचना है। कौटिल्य की बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य की शासन विधि का प्रतिपादन किया इन्होंने, ठीक है। और इनकी रचना जो अर्थशास्त्र है उसमें 15 भाग हैं, 180 उपभाग हैं, 6000 श्लोक है उसमें। राजनीति, प्रशासन और वैधानिक विषयों का एक अनुपम ग्रंथ एक प्रकार से अर्थशास्त्र को आप बताते हैं। तो जो कौटिल्य था ये एक प्रकार से चाणक्य के वंश तथा प्रारंभिक जीवन के संबंध में हमारी जानकारी एक प्रकार से उतनी नहीं है, ना पुस्तकों में इनके बारे में उतना ज़्यादा जानकारी मिलती है, क्योंकि जो हमारा इतिहास रहा है उस इतिहास में छेड़छाड़ होकर के जो अच्छे अच्छे विद्वान रहे हैं उनके जो सामग्री रही है, उनके जानने के स्रोत रहे हैं, उनको मिटा दिया गया कहीं ना कहीं पे। तो उतनी जानकारी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी जो मिलती है ये था कि भाई तक्षशिला के पास ये रहने वाले थे, एक ब्राह्मण जाति के थे और तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, राजनीति के ये प्राध्यापक थे और एक प्रकार से पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया करते थे। राजनीति शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे उस समय के। अरस्तु वगैरह इनसे पीछे थे उस समय, मैं बता दूँ। अरस्तु चूँकि जो क्या बोलते हैं, सिकंदर का सेनापति था, मतलब सिकंदर का गुरु था अरस्तु। और उस समय एक प्रकार से चाणक्य भी एक प्रकार से भारत की जैसे जो है अरस्तु था उस समय यूनान का, वैसे ही एक प्रकार से भारत की दृष्टि से थे चाणक्य जी, ठीक है। तो एक प्रकार से ये थे चाणक्य के बारे में कुछ बातें जो मैंने आपको बताई। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे पॉलिटिकल साइंस के। बाद में क्या होता है, घनानंद के दरबार में पहले रहा करते थे, अमात्य थे घनानंद के दरबार में। घनानंद से कुछ अनबन होती है, फिर इनको एक प्रकार से इनको टीवी में तो दिखाते कि भाई लात मार दिया गया, लेकिन हो सकता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इनकी चोटी खुल गई थी और कहा कि भाई अब ये चोटी तभी बंधेगी जब तुमको शासन से मैं नीचे उतार दूंगा। तो जब शासन से नीचे उतार दिया तब चाणक्य ने अपनी चोटी बांधी थी। तो एक चाणक्य की अगर बात की जाए, देखिए पूरे साम्राज्य को हिला करके नंद वंश का एकदम से विनाश कर दिया और एक नए वंश मौर्य वंश की शुरुआत कर दी। एक अखंड भारत का एक प्रकार से स्वरूप प्रस्तुत किया है। आगे देखिए अगला प्रश्न आप देखिएगा, 5वां प्रश्न है शुंग वंश की स्थापना किसने करी थी। प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। शुंग वंश की स्थापना किसने करी थी। तो शुंग वंश की बात की जाए तो शुंग वंश जो है एक रचना है हर्षचरित। हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है और उसी हर्षचरित में शुंगों को अनार्य बताया गया है। हरप्रसाद शास्त्री एक विद्वान हैं, उन्होंने शुंगों को पारसी बताया है। दिव्यावदान एक ग्रंथ है, उसमें शुंगों को मौर्य भारद्वाज गोत्रीय बताया गया है। मालविकाग्निमित्रम जो ग्रंथ है, खास करके किसका ग्रंथ है मालविकाग्निमित्रम, कालिदास का, उसमें शुंगों को ब्राह्मण बताया गया है कि शुंग जो थे वो ब्राह्मण थे। तो शुंग वंश की स्थापना की बात की जाए तो जब मौर्य वंश बीता, मौर्य वंश बीतने के बाद में
जो है उसका अंतिम सम्राट था बृहद्रथ, उसकी हत्या करके जो है तो मौर्य वंश के अंतिम सम्राट थे बृहद्रथ, उनकी हत्या करके उनके सेनापति जो थे पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने एक प्रकार से एक नवीन राजवंश की स्थापना करी और भारतीय इतिहास में इसी वंश को शुंग वंश कहा जाता है। तो पुष्यमित्र शुंग चूँकि सेनापति था बृहद्रथ का, और उसी बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग ने मार करके और पुष्यमित्र शुंग ने ही शुंग वंश की स्थापना करी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके। और पुष्यमित्र शुंग जो था वो बड़ा एक प्रकार से फेमस राजा हुआ है, ये बात आप सभी लोग जानते भी होंगे। पुष्यमित्र शुंग जो है बड़ा प्रतापी और एक प्रकार से मतलब कि बड़ा योग्य और प्रतापी शासक था, और विषम परिस्थितियों में न केवल आंतरिक अव्यवस्था को दूर किया उसने, विदेशी आक्रमणों से भी भारत की रक्षा करने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को जाता है। और आपको बता दूं, एक कुशल शासक था, महत्वाकांक्षी सेनापति था, दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था पुष्यमित्र शुंग, और केवल वीर और पराक्रमी ही नहीं था, साहित्य और कला का भी प्रेमी था ये पुष्यमित्र शुंग, जिसने शुंग वंश की स्थापना करी। और पुष्यमित्र शुंग के काल में ही आप देखते हैं मनुस्मृति की रचना होती है, और पतंजलि ने महाभाष्य की रचना भी पुष्यमित्र शुंग के काल में ही करी है। तो पुष्यमित्र शुंग के काल में पाणिनि ने व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी लिखा, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, मनुस्मृति भी लिखी गई। और पुष्यमित्र शुंग के काल में ही आप देखते हैं सांची का स्तूप, भरहुत का, बोधगया के, इन सभी स्तूपों का विस्तार हुआ। इसके अलावा बेसनगर का गरुड़ स्तंभ भी शुंगकालीन कला का एक अद्भुत नमूना है, जो कि इसी के एक प्रकार से काल में बना। तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने करी थी। आगे देखिए, अगला प्रश्न आप देखिएगा, छठा प्रश्न है, मीनांडर एवं डियोडोटस कौन था? मीनांडर एवं डियोडोटस। मीनांडर जो था उसकी अगर बात की जाए तो मीनांडर की अगर बात करें तो मीनांडर जो था ये एक प्रकार से आपको बता दूं, इसका जन्म जो हुआ था ये अलसंड नामक द्वीप के एक कलसी नामक गांव है अडमंड मतलब कि अलसंड द्वीप पर, वहीं पर मीनांडर का जन्म हुआ था। और जो ये द्वीप है अलसंड द्वीप जो है ये मिस्र का खास करके अलेक्जेंड्रिया अथवा काबुल के पास स्थित अलेक्जेंड्रिया है, उसी में स्थित है ये द्वीप। और साधारण कुल में इसका जन्म हुआ था मीनांडर का। सैनिक कुशलता और अनुभव इसके पास ज़्यादा था, और इसी के आधार पर डिमेट्रियस ने उसे सेनापति बना दिया था। डिमेट्रियस उस समय के एक प्रकार शासक थे, तो उन्होंने इसको सेनापति बना दिया। और फिर अपनी पुत्री थी उनकी, डिमेट्रियस की पुत्री थी, उनका नाम था एगाथोल्किया। तो एगाथोल्किया से शादी करवा देता है डिमेट्रियस, मतलब अपनी पुत्री से मीनांडर की शादी करवा देता है, चूँकि मीनांडर जो था बहुत ही एक प्रकार से वीर योद्धा था, ठीक है, कुशल सैनिक था। तो जब एगाथोल्किया से शादी हो जाती है और फिर उसके बाद में क्या होता है, इसका राजवंश से संबंध स्थापित हो जाता है, और उसके बाद में फिर ये मीनांडर जो था वो शासन संभालता है। तो मीनांडर की बात की जाए तो इसकी साम्राज्य जो था वो अफ़गानिस्तान, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत पंजाब, सिंधु, राजपूताना, काठियावाड़, पश्चिम उत्तर प्रदेश, यहाँ तक इसकी सीमा थी। और उत्तर पश्चिम में कपिसा, पश्चिम में सिंध, दक्षिण पश्चिम में बेरीगाजा तक, और दक्षिण में बुंदेलखंड तक, और पूरब में मथुरा तक, जो एक प्रकार से जो मीनांडर का शासन था वो फैला हुआ था, ठीक है। तो ये था मीनांडर। अगला शासक है देखिए डियोडोटस। डियोडोटस कौन है भाई? तो डियोडोटस जो है ये प्रथम स्वतंत्र बैक्टीरिया का शासक था डियोडोटस, और यूनानी साम्राज्य का संस्थापक भी डियोडोटस को माना जाता है। शक्तिशाली शासक था डियोडोटस, और इसकी जो है डियोडोटस प्रथम इसको कहा जाता है। डियोडोटस प्रथम की जो मृत्यु हुई थी, मतलब डियोडोटस प्रथम की मृत्यु के बाद 240 ईसा पूर्व में इसका पुत्र डियोडोटस द्वितीय शासक बनता है, और उसने अपनी नीति में परिवर्तन करते हुए पार्थिया से संधि भी कर ली थी। तो ये है डियोडोटस, प्रथम और द्वितीय दोनों एक प्रकार से पिता पुत्र हैं, प्रथम पिता हैं और द्वितीय पुत्र हैं, ठीक है। तो ये होगा डियोडोटस। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 7वां प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति क्या है भाई? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आप लोगों को अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रयाग प्रशस्ति जो है ये इलाहाबाद के किले में मौर्य सम्राट अशोक के एक स्तंभ में गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का उत्कीर्ण कराया हुआ एक लेख है, जिसमें जो समुद्रगुप्त की विजयें थी उन विजयों का उल्लेख किया गया प्रयाग प्रशस्ति में, और प्रयाग प्रशस्ति के नाम से इसको इसीलिए जाना जाता है, ठीक है। और प्रयाग प्रशस्ति का लेखन किया था हर्षेण ने, और समुद्रगुप्त की विजयों का एक प्रकार से, और समुद्रगुप्त का चरित्र कैसा था, समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ,
इन सभी के बारे में वर्णन जो है 33 पंक्तियों में एक प्रकार से प्रयाग प्रशस्ति में लिखा हुआ है। 33 पंक्तियों में एक प्रकार से समुद्रगुप्त की विजय, समुद्रगुप्त का चरित्र और उनकी जितनी उपलब्धियाँ रही समुद्रगुप्त की, उन सभी को 33 पंक्तियों में और लिखा गया है। और किस भाषा में भाई, तो संस्कृत भाषा में लिखने का प्रयास किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में, संस्कृत भाषा में है। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति ये है, आपके समझ में आ गया होगा। समुद्रगुप्त, आपको बता दूं कि समुद्रगुप्त जो था वो एक प्रकार से भारत का नेपोलियन या एक प्रकार से यूरोप का नेपोलियन था। समझ रहे, जैसे यूरोप में नेपोलियन ने काम किया था, हालांकि यूरोप के नेपोलियन से कहीं ज़्यादा काम किया था इसने समुद्रगुप्त ने, क्योंकि समुद्रगुप्त जो था उसने कई युद्ध जीते थे। मतलब समुद्रगुप्त लगभग 100 से अधिक युद्ध लड़ा, सबका सब जीता। समुद्रगुप्त के युद्ध हारने का वर्णन पूरे के पूरे संपूर्ण इतिहास में कहीं पर नहीं मिलता कि समुद्रगुप्त ने एक भी युद्ध किसी राजा से हारा हो। मतलब जो भी युद्ध लड़ा सबका सब जीता। लेकिन नेपोलियन जो था वो हारा भी है, नेपोलियन युद्ध में हारा भी है। और समुद्रगुप्त जो है एक प्रकार से एक शासक भी था और प्रजावत्सल शासक था। मतलब एक प्रकार से प्रजा इसको पसंद करती थी समुद्रगुप्त को। समझ रहे हैं चीज़ों को। तो समुद्रगुप्त जो था उसको प्रजा पसंद भी करती थी, प्रजा से रिलेटेड, मतलब प्रजा पर क्रूरता नहीं करता था। और जबकि आप देखेंगे नेपोलियन जो है उसको प्रजा कहीं कहीं पर ना भी पसंद करती थी। ठीक है, तो ये प्रयाग प्रशस्ति है जिसके बारे में हमने बताया। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, बताएं। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था भैया? तो पल्लव वंश की अगर बात की जाए तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। पल्लव वंश का संस्थापक की अगर बात की जाए तो पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक जो था वो मित्रदात प्रथम था। 171 से लेकर के 130 ईसा पूर्व तक शासन पल्लव वंश का रहा है, मतलब कि इसका रहा है मित्रदात प्रथम का। ठीक है, और पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था वो मित्रदात द्वितीय था। मित्रदात प्रथम ने पल्लव वंश की स्थापना करी थी। मित्रदात द्वितीय जो था वो सबसे प्रतापी शासक कहा जाता है पल्लव वंश का। और भारत पर आक्रमण करने, सीस्तान तथा कांधार पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। ये भारत पर आक्रमण करने वाले पार्थियन क्षत्रप मूलतः सीस्तान और अरकोसिया से आए थे और भारतीय ग्रंथों में इन्हें पल्लव कहा गया है। और भारत में शासन करने वाले पल्लव वंश के बहुत शासक हुए हैं। ठीक है, तो ये थे पल्लवों के बारे में कुछ बातें जो मैंने आपको बताई, बाकी अभी और चर्चा करेंगे हम। ठीक है, तो ये था पल्लव वंश के बारे में कुछ बातें। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपको दिया गया है। 9वां प्रश्न है, वाकाटक कौन थे? वाकाटक वंश के बारे में आप क्या जानते हैं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। वाकाटक कौन थे भाई? तो वाकाटक की अगर बात की जाए तो वाकाटक जो थे वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण वंश के शासक हुआ करते थे। और ख़ास करके इस वंश की स्थापना बिंद शक्ति ने करी थी, वाकाटक वंश की। बरार सामंत का था एक प्रकार से वाकाटक। बिंद शक्ति जो था वो बरार का सामंत था और इसने एक प्रकार से बिंद शक्ति ने वाकाटक वंश की स्थापना करी, ब्राह्मण वंश का था। और 255 ईस्वी से लेकर के 275 ईस्वी तक वाकाटक वंश का शासन जो रहा है बिंद शक्ति के द्वारा किया गया। ठीक है, वाकाटक वंश के राजाओं में आपको बता दूं, सबसे पहला शासक होता है बिंद शक्ति, 255 से 275 ईस्वी तक शासन किया। फिर उसके बाद में प्रवरसेन आता है, प्रवरसेन ने 275 से शासन संभाला और 335 ईस्वी तक शासन किया। फिर उसके बाद में रुद्रसेन प्रथम आता है, 335 से 360 ईस्वी तक शासन किया। इंपॉर्टेंट शासक है रुद्रसेन। ठीक है, इसके बाद में रुद्रसेन के बाद में आता है पृथ्वीसेन। ठीक है, पृथ्वीसेन 360 से 385 ईस्वी तक शासन करता है। फिर उसके बाद में आता है रुद्रसेन द्वितीय। ठीक है, 385 से 390 ईस्वी तक शासन करता है। फिर आता है प्रवरसेन द्वितीय, 410 से लेकर के 440 ईस्वी तक लगभग 30 वर्षों तक शासन किया प्रवरसेन द्वितीय ने। फिर उसके बाद में आता है नरेंद्र सेन। ठीक है, 7वां शासक, 440 से 460 ईस्वी तक शासन करता है 20 वर्षों तक। फिर उसके बाद में आता है पृथ्वीसेन द्वितीय। पृथ्वीसेन द्वितीय 460 से 480 ईस्वी तक शासन करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाकाटक वंश के राजाओं के बारे में कुछ मैंने बताया और वाकाटक वंश के बारे में मैंने कुछ बताया, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हूण कौन थे? हूण जो थे वो कौन थे भाई, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। हूणों के बारे में आपसे पूछा गया है कि भाई जो हूण थे वो कौन थे। तो हूण जो थे ये मध्य एशियाई एक खाना बदोश, यानी जैसे कि चलने फिरने वाली जाति, कहीं पर उनका ठिकाना नहीं रहता था, इधर उधर भटकते रहते थे खाना पाने के लिए, तो उसी को खाना बदोश कहा जाता है। तो हूण जो थे ये मध्य एशिया के थे, सेंट्रल एशिया के एक खाना बदोश और जंगली जाति हुआ करती थी हूण। और ये लोग व्यवहार से अत्यंत नृशंस थे, बर्बर जाति है हूण की।
आताताई हुआ करते थे और चीन से इनका जो है ज़बरदस्त संबंध था, घनिष्ठ संबंध था चाइना से हुणों का। हुणों ने भारत पर सबसे पहले जो आक्रमण किया है 458 ईस्वी में हुणों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया और इस समय भारत पर शासन कर रहा था स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त गुप्त वंश का एक प्रकार सम्राट है, लगभग अंतिम सम्राट मान सकते हैं इसको, एक अच्छा खासा अंतिम सम्राट। ठीक है, तो स्कंदगुप्त के कारण हुणों का आक्रमण जो होता है विफल हो जाता है। फिर हुणों ने दोबारा से आक्रमण किया भारत पर 484 ईस्वी में। ठीक है, और जब हुणों ने फारस के राजा को मार करके उस पर अधिकार कर लिया और फारस विजय के बाद में इसने द्वितीय आक्रमण भारत पर किया, उस समय गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था और एक प्रकार से हुणों ने आक्रमण कर दिया था। तो एक प्रकार से ये ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, हुणों ने हिंदू रीति रिवाजों को अपना करके भारतीय जाति रचना को प्रभावित भी किया है। डॉक्टर स्मिथ और अन्य जो है विद्वानों ने कहा कि हुणों के द्वारा भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के कारण से जिस नवीन वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ उसे राजदूत कहा गया। ये एक इतिहासकार है स्मिथ। ये स्मिथ इतिहासकार जो है विदेशी इतिहासकार हैं और इनका मानना है कि जो राजपूत वंश उत्पन्न हुआ है ये हुणों और भारतीय स्त्रियों के एक प्रकार से मिलन के तदुपरांत जो है राजपूतों की उत्पत्ति हुई, राजपूत वंश का प्रादुर्भाव हुआ है और हुणों के रक्त के सम्मिश्रण से आर्यों के उच्च आदर्शों पर भी प्रभाव पड़ा। ये एक प्रकार से इतिहासकारों का मानना है। ठीक है, तो ये हुण के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई हुणों के बारे में। आगे बढ़ते हैं। केवल 5 प्रश्न आपको करने होते हैं लघु उत्तरीय से, खंड बा में दिए होते हैं। 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना होता है। अब आइए इन प्रश्नों के उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और उनके उत्तर को आपको कैसे लिखना है। ठीक है, समझने का प्रयास करते भाई। प्रश्न क्या है? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है जो है वर्धन वंश के बारे में। प्रश्न क्या है? हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या किया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो हर्षवर्धन था इसने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या किया। सबसे पहले जानिए जो हर्षवर्धन था ये एक प्रकार से जो है पहले तो भगवान मतलब कि पहले ये हिंदू धर्म का था हर्षवर्धन, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म को अपना लेता है। तो एक प्रकार से शुरुआत में शैव धर्म का था, मतलब भगवान शंकर को स्वीकार करता था, बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। और चीनी यात्री हुएनसांग चूँकि इसी के दरबार में आया था और चीनी यात्री जो हुएनसांग था वो बौद्ध धर्म का प्रणेता था और वो इसका अच्छा मित्र हो जाता है और उसका प्रभाव पड़ता है इस पर और ये बौद्ध धर्म को अपना लेता है हर्षवर्धन। ठीक है, तो हर्षवर्धन ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए बहुत सारी काम किए हैं और महायान धर्म के प्रचार के लिए हर्षवर्धन जो है वो प्रतिवर्ष बौद्ध भिक्षुओं की सभा बुलाता था जिसकी बैठक 21 दिनों तक चलती रहती थी और उसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और वाद विवाद हुआ करता था बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर और विद्वानों को सम्मिलित भी किया जाता था। उसमें मूर्ख लोग उसमें शामिल नहीं होते थे, केवल विद्वानों की सभा होती थी। तो हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कई काम किए। पहला काम किया इसने कि कश्मीर के शासक से महात्मा बुद्ध का दांत बलपूर्वक प्राप्त करके कन्नौज के मठ में उसको स्थापित कर दिया। चूँकि जो महात्मा बुद्ध के दांत थे वो कश्मीर के शासक के पास थे और उसको उसने छीन लिया, बलपूर्वक छीना और मठ जो था कन्नौज का उसमें स्थापित करवा दिया। दूसरा काम हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ये किया कि नालंदा का संरक्षण किया, नालंदा विश्वविद्यालय का, और उसने वहाँ पर बहुत से बिहार और चांदी का एक मंदिर भी बनवाया था। तीसरा काम ये किया इसने कि उसने बोधिसत्व यानी कि बोधिसत्व जीमूत वाहन यानी नागानंद की कथा पर एक नाटक भी लिखा हर्षवर्धन ने। चौथा काम ये किया कि उड़ीसा में हीनयान बौद्ध धर्म के प्रभाव को घटाने के लिए महायान धर्म का प्रचार करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय से 4 विद्वान बुलवाए जिसमें हुएनसांग भी एक विद्वान शामिल था। ठीक है, पांचवा काम इसने ये किया कि जो है साल में एक बार बौद्ध भिक्षुओं की एक सभा बुलाता था, उसमें वाद विवाद कराता था, दान देता था और सभी का सम्मान करता था। छठा काम बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए हर्षवर्धन ने यह किया कि हुएनसांग के अनुसार उसने हजारों स्तूप गंगा के किनारे बनवाए और उसने बौद्ध की पवित्र स्थानों पर विहार भी बनवाए और इसको बहुत सा सामंत और पुस्तकें दी। ठीक है, हुएनसांग के बारे में चीज़ें की जानकारी मिलती है। इसके बाद में हुएनसांग ने जानवरों को मारना और उसका मांस खाने का विरोध किया। ठीक है, इसके अलावा हुएनसांग इसने हर्षवर्धन ने प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में कन्नौज में एक धार्मिक सभा बुलाना प्रारंभ कर दिया
और इसमें वाद विवाद होता था, दान वगैरह लेते थे, देते थे तमाम, मतलब कि दान दिया जाता था, लिया नहीं जाता था। ठीक है। और भी काम इसने किए, जैसे कि 100 बौद्ध भिक्षुओं और 500 ब्राह्मणों को प्रतिदिन गुजारा दिया करता था ये हर्षवर्धन। और लगभग बहुत सी धर्मशालाएँ बनवाई इसने, गरीबों को मुफ्त भोजन दिया, पानी और दवाई दी। तो एक प्रकार से हर्षवर्धन जो था एक प्रकार से प्रजावत्सल शासक था। ठीक है। प्रजा इसके राज्य में सुखी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, तो इतना लिख देंगे तो हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, हूण शासक मिहिरकुल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो हूण शासक है वो एक प्रकार से, मिहिरकुल भी एक प्रकार से हूण ही शासक है। तो प्रश्न आपसे पूछा गया कि जो मिहिरकुल है उसके बारे में बताएं। तो 1515 ईस्वी की बात है, उसमें तोमर मतलब कि तोरमाड़ की मृत्यु हो जाती है। और जब 1515 ईस्वी में तोरमाड़ की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में तोरमाड़ का ही एक पुत्र होता है, उसका नाम है मिहिरकुल। और उसी तोरमाड़ पुत्र का नाम है मिहिरकुल। और मिहिरकुल जो है वो हूणों का शासक बनता है। और विभिन्न वृत्तांतों से पता चलता है कि वह अपने पिता से भी अधिक क्रूर था मिहिरकुल। और ख़ास करके क्रूर होने के साथ साथ ये निर्दयी भी था, चूँकि हूणों को मैंने शुरुआत में आपको बताया कि जो हूण शासक हुआ करते थे वो बहुत क्रूर और आतताई हुआ करते थे। जैसे कि जो तोरमाड़ था ये जिस प्रकार से क्रूर और आतताई था, उससे कहीं ज़्यादा क्रूर और आतताई था मिहिरकुल। ठीक है। मिहिरकुल की अगर बात करें तो ये एक प्रकार से जब जो है एक प्रकार से क्रूरता करता था, नृशंसता करता था, तो इसको बड़ा मज़ा आता था। एक साइको टाइप का था, तो इसको बड़ा मज़ा आता था जब नृशंसता करता था, किसी को मारता था या प्रजा को एक प्रकार से दुख पीड़ा में देखता था, तो इसको मज़ा आता था। ह्वेनसांग जो है, जो चीनी इतिहासकार है, वो कहता है मिहिरकुल की राजधानी को लेकर के कि इसकी राजधानी साकल हुआ करती थी। और मिहिरकुल ने भी अपने पड़ोसी राज्य पर अधिकार कर लिया था। ह्वेनसांग जो है, ह्वेनसांग के लेखों से ये पता चलता है कि सबसे पहले मिहिरकुल जो था वो बौद्ध धर्म में आस्था रखता था। और उसके बाद में उसने बौद्धों पर घोर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। उसने स्तूपों और विहारों को नष्ट कर दिया। और उसका इस विषय पर मत ये था कि मिहिरकुल जो था वो बौद्धों का घोर शत्रु था। और उसने बौद्धों का वध कराने तथा विहार एवं स्तूपों को जला डालने का जल डालने का आदेश दिया। और इससे उसको बड़ा मज़ा आता था। ठीक है, आनंद आता था। और उसके बाद में बौद्ध धर्म में चूँकि कुछ उसको बुराइयाँ लगी होंगी उस समय, या एक प्रकार से उसको कुछ अच्छाइयाँ लगी होंगी शैव धर्म की, तो वो मिहिरकुल जो था वो हूण शासक तो था ही, लेकिन चूंकि भारत में रह रहा था तो पहले बौद्ध धर्म को अपनाता है, फिर बौद्ध धर्म को छोड़ देता है और बौद्ध धर्म के स्तूपों को खंडित करना प्रारंभ कर देता है। और फिर उसके बाद में वो बौद्ध धर्म को जब छोड़ता है तो शैव धर्म को अपनाता है, शंकर भगवान को एक प्रकार से मानने लगता है, शैव धर्म का अनुयायी हो जाता है। मिहिरकुल का संघर्ष जो था वो मगध नरेश राजा बालादित्य से भी हुआ, जिसमें उसकी पराजय होती है। मिहिरकुल को बालादित्य ने बंदी बना लिया था और बाद में उसे मुक्त कर दिया, छोड़ दिया। और फिर यहाँ से मिहिरकुल जो है कश्मीर गया, वहाँ के राजा के साथ उसने मित्रता कर ली, कश्मीर के राजा के साथ। और फिर कुछ समय के उपरांत एक षड्यंत्र के माध्यम से उसने कश्मीर पर अपना अधिकार कर लिया मिहिरकुल ने। और मिहिरकुल अपने राज्य का सुख जो है अधिक दिनों तक भोग नहीं पाया और बहुत जल्दी इसकी मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु के विषय पर जो है ह्वेनसांग जो चीनी इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि उसकी मृत्यु के समय मेघ गर्जना व बौछार हुई तथा घना अंधकार छा गया, पृथ्वी कांपने लगी और भयानक तूफान आया। ये ह्वेनसांग लिखता है। मिहिरकुल की मृत्यु के संबंध में विद्वानों के विभिन्न मत हैं। कुछ विद्वान 540 ईस्वी में और कुछ विद्वान 547 ईस्वी में इसकी मृत्यु होना स्वीकार करते हैं। तो ये मिहिरकुल था जो कि हूणों का शासक था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके पिताजी का नाम था तोरमाड़। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्कंदगुप्त पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्कंदगुप्त पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्कंदगुप्त आप सभी को पता होगा, बहुत ही फेमस शासक हैं स्कंदगुप्त, और गुप्त वंश का अंतिम सम्राट भी आप मान सकते हो स्कंदगुप्त को। ठीक है, स्कंदगुप्त को लेकर के एक रचना लिखी है जयशंकर प्रसाद ने। स्कंदगुप्त एक नाटक लिखा है, ऐतिहासिक नाटक है। हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद एक नाटककार हैं और कवि भी हैं। ठीक है, और उन्होंने एक प्रकार से एक ऐतिहासिक नाटकों का जो प्रचलन है वो उन्हीं से शुरू होता है। तो उन्होंने जो एक प्रकार से, चूँकि जयशंकर प्रसाद जब रचनाएं लिख रहे थे तो उस समय भारत पर औपनिवेशिकता थी, इंग्लैंड के लोग शासन किया करते थे।
तो ऐसे में उसने मतलब कि जयशंकर प्रसाद ने प्राचीन जो शासक रहे, जिसमें महत्वपूर्ण शासक रहे हैं, उनकी वीरता का वर्णन और उनको अपने अतीत की गौरव गाथा करने का प्रयास अपने नाटकों के माध्यम से किया। ठीक है, और उन्हीं नाटकों में स्कंदगुप्त भी एक नाटक है जो कि ऐतिहासिक नाटक है। तो स्कंदगुप्त जो थे वो गुप्त वंश के अंतिम सम्राट थे, अंतिम महान सम्राट कहना उचित होगा, चूँकि बहुत अच्छे और बहुत विद्वान भी थे, जानकार भी थे, कुशल सेनापति भी थे, शासक भी अच्छे थे, तो अंतिम सम्राट थे। और अपने पिता के समय में उन्होंने क्या किया, अपने पिता के समय में ही अपने पराक्रम और सैनिक योग्यता का परिचय जो है दे दिया था। कुमारगुप्त की जब मृत्यु हो जाती है, आपको बता दूं, कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद में गद्दी पर बैठता है स्कंदगुप्त, और बड़ा षड्यंत्र भी होता है इसकी गद्दी पर बैठने को लेकर के स्कंदगुप्त को। ठीक है, और कुछ विद्वानों का अनुमान है कि उत्तराधिकार के लिए उसने अपने भाइयों से संघर्ष किया और अपने पूर्वजों के साम्राज्य को सुरक्षित बनाए रखने में सफलता प्राप्त करी। स्कंदगुप्त के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना हूणों का आक्रमण था। हूण जाति जो है विश्व इतिहास की अत्यंत क्रूर और विनाशकारी जाति मानी जाती है, आपको पता होगा। और हूणों की सेना ने हिंदूकुश पर्वत एक है, हिंदूकुश पर्वत श्रेणी जो है उसको पार करके पाकिस्तान के आसपास पड़ती है, अफ़गानिस्तान के आसपास, तो उसको पार करके अफ़गानिस्तान को रौंदती हुई पाकिस्तान की सीमाओं में घुस जाती है। और उसके बाद में जो है, किंतु उसकी शक्ति का भयंकर वेग जो है, जो हूणों की शक्ति थी, वो एक प्रकार से बड़ी तीव्र गति से आ रहे थे, बड़े क्रूर शासक थे, सभी लोग उनसे डरते थे। उन सभी को एक प्रकार से, हूणों को एक प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य जो स्कंदगुप्त जो था, वो एकदम से चट्टान बन करके जो है स्कंदगुप्त ने क्या कर दिया, हूणों को रोका और हूणों को एक प्रकार से चकनाचूर कर दिया। हूणों का आक्रमण जो था उसको असफल कर दिया और स्कंदगुप्त ने युद्ध में हूणों को एक प्रकार से धूल चटा दी, अपने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखा और अपनी सीमाओं से बाहर खड़े था। हूणों को एकदम से भगा कर दौड़ा कर मारा। किसने? हूणों को किसने मारा भाई? स्कंदगुप्त ने मारा। और स्कंदगुप्त की बात की जाए तो जब हूणों को पराजित किया, हूणों को खदेड़ा, तो इस पराजय से हूण लोग जो थे इतना डर गए थे कि वो शताब्दी के अंत तक उन्होंने गंधार के पूर्व की ओर आंख उठा करके नहीं देखा। मतलब कि अफ़गानिस्तान के आसपास पड़ता है गंधार, तो उसके इधर जो है उन्होंने दोबारा आने की चेष्टा नहीं की हूणों ने, जब स्कंदगुप्त ने दौड़ा करके इनको खदेड़ा। ठीक है, स्कंदगुप्त का इतिहास में एकदम से उच्च स्थान है, बहुत ज़बरदस्त काम किया इन्होंने। और स्कंदगुप्त विष्णु का उपासक था, भगवान विष्णु की पूजा करते थे, मतलब हिंदू धर्म से रिलेटेड थे, और धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। और विक्रमादित्य का एक प्रकार से उपाधि जो है इन्होंने धारण करी, विक्रमादित्य की वीरगति धारण करी स्कंदगुप्त ने। तो स्कंदगुप्त बड़ा प्रतापी और कुशल शासक था, एक प्रकार से शक्तिशाली शासक भी था। हूणों का आक्रमण जो था निसफल कर दिया किसने? स्कंदगुप्त ने। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, मथुरा या गंधार शैली के बारे में आप क्या जानते हैं? मथुरा या गंधार शैली जो है ये इतिहास में बड़ी फेमस शैली है। और आपको बता दूं, गुप्त काल में जो चीज़ें बनी हैं, खास करके आप देखिएगा या अन्य स्थानों पर, मथुरा और इन्हीं शैलियों का ही परिणाम है। तो मथुरा और गंधार शैली एक ही शैली है। ठीक है, समझ रहे हैं चीज़ों को। मथुरा या गंधार शैली के बारे में आपसे पूछा गया है, तो मथुरा या गंधार शैली की अगर बात की जाए तो भारत में चूँकि यूनानी शासन बहुत दिनों तक था, तो उसके कारण से उत्तरी पश्चिमी भारत जो है उसको गंधार प्रदेश कहा जाता है। तो उस गंधार प्रदेश में गंधार कला का विकास हुआ और इस कला का महान संरक्षक जो था वो कनिष्क था। जब यूनानियों और कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म के तक्षशिला और मथुरा केंद्र बन गए, तो उस समय यूनानियों ने महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाना आरंभ कर दी और इसमें भारतीय भाव, कला और आदर्शों को यूनानी ढंग से प्रकट करने का प्रयास किया गया। मतलब एक प्रकार से जो भारतीय देवता थे, जैसे कि महात्मा बुद्ध की बात की जाए तो महात्मा बुद्ध का एक प्रकार से जो स्वरूप है, जो मूर्ति है, वो यूनानी लोगों ने जब बनाना प्रारंभ किया तो उन्होंने भारतीय आदर्शों और भारतीय भाव, भारतीय कला, इन सभी को ध्यान में रखा। लेकिन उनकी जो शैली थी, वो शैली जो थी वो यूनानी थी, यूनानी ढंग से उन्होंने बनाना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो इस कला की महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इस कला को आधार बना करके महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ यूनानी देवताओं के आधार पर बनाई गई। दूसरे शब्दों में अगर आप देखिएगा, दूसरे इन मूर्तियों में महात्मा बुद्ध की शारीरिक अवस्थाएँ और वस्त्र की बनावट और पहनने के ढंग पर भी यूनानी कला की या यूनानी सभ्यता की गहरी छाप आपको मिलेगी मथुरा गंधार शैली के माध्यम से। तो इस कला के प्रमुख केंद्र में अफ़गानिस्तान,
इसके अलावा जलालाबाद, हुड्डा, बमिथान, स्वात घाटी और पेशावर ज़िला जो था वहाँ पर ये कला एकदम से फेमस थी। तो ये कला मतलब कि जो भारतीय हाव भाव और भारतीय कला, भारतीय आदर्श, भारतीय भाव को में एक प्रकार से यूनानी शैली का प्रयोग करते हुए एक प्रकार से भारतीय देवी देवताओं का चित्र बनाना, ये मथुरा गांधार शैली कहलाती है। स्मिथ जो इतिहासकार हैं कहते हैं वो कि रोमन मतलब यह जो है एक रोमन शैली थी, मथुरा गांधार शैली, जो एशिया माइनर में प्रचलित थी और यह कला 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक प्रचलित रही। मार्शल कहते हैं कि गांधार कला में यूनानी और ईरानी कला का सम्मिश्रण सिकंदर के ईरान और अफगानिस्तान में यूनानी साम्राज्य की स्थापना के कारण और बैक्टीरिया में यूनान साम्राज्य की स्थापना के कारण हुआ था, और बाद में उत्तर पश्चिमी भारत में यूनानी शक कुषाण राज्य के फलस्वरूप जो हुआ ये ऐसा हुआ। और एक प्रकार से गांधार और जो मथुरा शैली है वो यही शैली है एक प्रकार से कि यूनानी और ईरानियों का मिश्रण एक प्रकार से इसमें हुआ और भारतीय हाव भाव और आदर्शों को इसमें रखा गया। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पुष्यमित्र शुंग का मूल्यांकन कीजिए। पुष्यमित्र शुंग के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था, शुंग वंश का स्थापना करता है। पहले एक सेनापति होता है, उसके बाद में बृहद्रथ की हत्या करके जो है पुष्यमित्र जो है वो शुंग वंश की स्थापना करता है। तो शुंग वंश का जो सबसे प्रतापी शासक है पुष्यमित्र शुंग है। बड़ा ही योग्य और प्रतापी शासक था और विषम परिस्थितियों में न केवल आंतरिक अव्यवस्था को दूर करने का काम किया इसने, बल्कि जो विदेशी आक्रमण हुए हैं उन आक्रमणों से भारत की रक्षा भी करी। और एक कुशल शासक, महत्वाकांक्षी सेनापति और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था पुष्यमित्र शुंग। और वह केवल वीर और पराक्रमी ही नहीं था बल्कि साहित्य और कला का भी प्रेमी था। और उसी के काल में आपको बता दूं मनुस्मृति की रचना होती है, पतंजलि महाभाष्य लिखते हैं और पाणिनि जो है व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि करते हैं इसी के समय काल में, पुष्यमित्र शुंग के काल में ही, ठीक है। और आपको बता दूं कि सांची का स्तूप हो गया, भरहुत का स्तूप हो गया, बोध गया के तमाम स्तूप जो हो गए उन सभी का विस्तार जो हुआ है वो पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ है। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ भी एक प्रकार से शुंगकालीन कला का एक प्रकार से अद्भुत नमूना है, उसका भी एक प्रकार से निर्माण इसी समय काल में हुआ। डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी ने पुष्यमित्र शुंग का मूल्यांकन करते हुए कहा कि पुष्यमित्र भारत के इतिहास में और विशेष रूप से मध्य भारत के राज्य में एक महत्वपूर्ण या महत्वशाली युग का प्रवर्तक था। ऐसा एक इतिहासकार डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी कहते हैं कि भाई पुष्यमित्र शुंग जो था वो भारत के इतिहास में और विशेष रूप से मध्य भारत के राज्य में एक महत्वशाली युग का प्रवर्तक था। पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व से लेकर के 148 ईसा पूर्व यानी लगभग 36 सालों तक शासन किया। और इसकी मृत्यु के बाद में इसका पुत्र जो था पुष्यमित्र का, उसका नाम था अग्निमित्र। अग्निमित्र ने 8 वर्ष तक शासन किया। अग्निमित्र के बाद में ज्येष्ठ पुत्र जो है मतलब कि ज्येष्ठ मित्र आता है, फिर ज्येष्ठ मित्र के बाद में वसुमित्र आता है। इन लोगों ने राज्य किया और इस वंश का जो अंतिम शासक था पुष्यमित्र शुंग के मतलब की स्थापना की थी उसने शुंग वंश की। तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? देवभूति था। देवभूति की हत्या कर करके उसका मंत्री था देवभूति का वसुदेव। देवभूति का मंत्री था वसुदेव। आपको बता दूं पुष्यमित्र शुंग जो थे वो भी प्रधानमंत्री थे, मतलब कि एक प्रकार से सेनापति थे किसके? बृहद्रथ के। तो बृहद्रथ के सेनापति थे कौन? पुष्यमित्र शुंग। और उसने पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके राजा बना था और शुंग वंश की स्थापना करी थी। तो इसी प्रकार से जो शुंग वंश के अंतिम शासक थे जिनका नाम था देवभूति, देवभूति का सेनापति था मतलब कि मंत्री था, सेनापति नहीं मंत्री था वसुदेव। और वसुदेव ने क्या किया? देवभूति की हत्या करके एक प्रकार से शुंग वंश के बाद में एक वंश आता है कण्व वंश। तो कण्व वंश की स्थापना जो है कर दी किसने? कण्व वंश की स्थापना कर दी वसुदेव ने। और इस प्रकार से 184 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व लगभग 112 सालों तक शुंग वंश का शासन रहा। कितने सालों तक? 112 वर्षों तक शासन किया शुंग वंश के एक प्रकार से राजाओं ने। 73 ईसा पूर्व तक शासन किया है, 184 ईसा पूर्व से लेकर के 100 मतलब कि 73 ईसा पूर्व, मतलब 173 नहीं केवल 73 ईसा पूर्व तक 112 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद में 73 ईसा पूर्व के बाद में कण्व वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से ये पुष्यमित्र शुंग के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई। ठीक है, अग्निमित्र 148 से 140 ईसा पूर्व तक शासन करता है। वसुमित्र जो होता है, वसुमित्र का नाम सुमित्र भी है, 133 से 123 वर्ष तक शासन करता है। तो ये सब है पुष्यमित्र शुंग के जो है उत्तराधिकारी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न, छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में खूब पूछा जाता है कि भाई किस वंश के शासक जो है अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम जोड़ते थे, तो सातवाहन वंश के शासक ही जोड़ते थे। जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी हो गए, या इसी प्रकार से यज्ञश्री सातकर्णी हो गए, ये सब ऐसे जोड़ा जाता था, ठीक है। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी की अगर बात की जाए तो सातवाहन वंश का एक प्रकार से माने सातवाहन वंश के एक प्रकार से शासक थे ये, और पुराणों के अनुसार सातवाहन वंश का संस्थापक जो था वो सिमुक था, और सिमुक को सिंधुक भी कहा जाता है, सिप्रक कहा जाता है, सिसुक भी कहा जाता है, ठीक है। वायु पुराण में सातवाहन वंश के बारे में कहा गया कि आंध्र जातीय सिमुक या सिंधुक जो था वो कणव वंश के अंतिम शासक जो थे, मैंने कणव वंश के बारे में अभी आपको बताया, तो कणव वंश का जो अंतिम शासक था सुशर्मा उसका नाम था। तो कणव वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके शुंगों की एक प्रकार से शक्ति को समाप्त कर देते हैं, और उसके बाद में मतलब कि ये वायु पुराण में कहा गया कि ऐसा करेगा वो, मतलब कि पहले से ही बातें लिखी गई थी कि जो आंध्र जातीय सिमुक या सिंधुक होगा वो कणव वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके शुंगों की अवशिष्ट शक्ति को समाप्त करके पृथ्वी पर शासन करेगा, ऐसा वायु पुराण में कहा गया है। शुंग वंश का अंतिम राजा सुशर्मा था, जिसकी हत्या उसके मंत्री सिमुक ने कर दी थी और स्वयं राजा बन गया था, जिसे सातवाहन वंश की स्थापना करी थी। तो सातवाहन वंश की स्थापना या संस्थापक जो था वो कौन था? सिमुक था। सबसे पहला प्रश्न यही पूछा गया कि भाई इसके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे कौन भाई? संस्थापक था सिमुक। किसका संस्थापक सिमुक था भाई? सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक, ठीक है। और पूछा गया अगला, गौतमीपुत्र सातकर्णी कौन था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी की बात की जाए तो सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के पश्चात सातवाहन वंश के सितारे गर्दिश में डूबते रहे, और इस काल के सातवाहनों का समय जो है अंधकारपूर्ण कहा जाता है, और इसका मुख्य कारण सातकर्णी प्रथम के निर्बल व अयोग्य उत्तराधिकारी होने के साथ साथ शकों व सातवाहनों का संघर्ष भी था। क्योंकि शक उसी समय एक प्रकार से चरम सीमा, मतलब कि शक इस समय शक्तिशाली हुआ करते थे, तो सातवाहन वंश और शकों के बीच में एक प्रकार संघर्ष चल रहा था। शक अपनी शक्ति एवं साम्राज्य की वृद्धि करने में लगे हुए थे। सातवाहनों की स्थिति अधिक दयनीय बन गई थी, और इस संकट काल की स्थिति में आप देखिएगा सातवाहन वंश में सूर्य के समान तेजस्वी और परम प्रतापी शासक का उदय होता है गौतमीपुत्र सातकर्णी के रूप में। गौतमीपुत्र सातकर्णी का आविर्भाव हुआ, और गौतमीपुत्र सातकर्णी जो था इसने डूबे हुए सातवाहन वंश को जो है एक प्रकार से उबारा, संकट से उबारा, कहने का प्रयास कीजिए, एक प्रकार से पुनर्निर्माण किया, एक प्रकार सातवाहन वंश का दोबारा से उसको एक प्रकार जगमगाया, उस सूर्य को जो डूब चुका था। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने एक प्रकार से न केवल इस संकट से उबारा बल्कि उसको सुदृढ़ बनाने के साथ विस्तार भी किया अपने राज्य का, और इसी कारण से गौतमीपुत्र सातकर्णी को सातवाहन वंश का पुनरुद्धारक भी कहा जाता है। क्योंकि एक समय आता है कि सातकर्णी प्रथम के बाद में एक प्रकार से जो सातकर्णी प्रथम के उत्तराधिकारी थे वो एक प्रकार से सही तरीके से शासन नहीं कर पाए, और उस समय शक जो लोग जो थे वो अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे और सीमाओं का विस्तार कर रहे थे, तो सातवाहन वंश एक प्रकार से एकदम से डूबता चला जा रहा था। ऐसे में सातवाहन वंश का जो सबसे प्रतापी शासक है, सातवाहन वंश का पुनरुद्धारक है सातकर्णी, वो आता है और वो एक प्रकार से कमाल संभालता है और सातवाहन वंश को एक प्रकार से एक चरम शिखर पर ले जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा, अशोक के अभिलेखों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अशोक के अभिलेखों की अगर बात की जाए तो अशोक के अभिलेख जो हैं आपको मैं बता दूं, अशोक जो है इसके कई अभिलेख हैं, और अशोक के धर्म अभिलेखों में 8 वर्गों में उसको हम विभाजित कर सकते हैं अशोक के अभिलेखों को, और भारत के लगभग सभी भागों में आपको इसके अभिलेख मिलेंगे। आपको बता दूँ अशोक के 2 शिलालेख मिले हुए हैं, लघु शिलालेख मिले हैं। पहले लेख में अशोक के व्यक्तित्व या व्यक्तिगत जीवन पर प्रकाश पड़ता है, और दूसरे लघु शिलालेख में जो है इसके धर्म के सारांश के बारे में बताया, मतलब कि अशोक का धर्म क्या था उसके बारे में बताया गया है। और दूसरा लेख जो है सिद्धपुर जितिग रामेश्वर ब्रह्मगिरी में पाया गया है। दूसरा मतलब कि जो पहला जो इनका लेख है, पहला जो लेख है खास करके जो लघु शिलालेख है वो एक प्रकार सिद्धपुर जितिग रामेश्वर ब्रह्मगिरी इन सभी स्थानों पर मिला है। दूसरा जो लघु शिलालेख है वो रूपनाथ यानी जबलपुर में, हंसराज यानी बिहार आरा जिले में मिला है, और बैराट जो लघु शिलालेख है वो जयपुर के निकट में मिला है। तो एक प्रकार से पड़ता है बैराट जो है स्थान है जयपुर के निकट में। तो इन्हीं सभी पर लघु शिलालेख मिले हैं 2 ठू।
इसके बाद में जो है भाबुका लेख इनका मिला है। भाबुका लेख जो है उससे अशोक के बौद्ध धर्म के अवलंबी होने का प्रमाण मिलता है कि भाई अशोक जो था बौद्ध धर्म को मानने वाला था। तीसरा, 14 शिलालेख इसके मिले हुए हैं और इन 14 शिलालेखों में अशोक की नीति तथा शासन से रिलेटेड सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। चौथी बात, कलिंग के 2 पृथक लेख मिले हैं, उसमें खास करके उन सिद्धांतों की व्याख्या की गई है जिसके आधार पर नवविजित प्रांत का प्रशासन चलना चाहिए होता था। ये कलिंग के 2 पृथक लेख मिले हैं, उसमें पता चला। पांचवा जो अभिलेख है इनका एक प्रकार से अशोक का, वो है गुफा लेख। गुफा लेख जो है वो गया से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर बराबर की पहाड़ियाँ पड़ती हैं और उसी बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं हैं और इनमें से 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख जो है वो खुदे हुए हैं। तो जाइएगा कभी आप तो देखेंगे। तो ये है गुफा लेख, ठीक है। छठा जो एक प्रकार से इनका अभिलेखों को बांटा गया है छठे वर्गों में, छठा वर्ग है 7 स्तंभ लेख इनके मिले हैं। 7 स्तंभ लेख जो है उत्तर भारत में 6 स्थित हैं और एक दक्षिण भारत में है। आपको बता दो, दिल्ली का टोपा स्तंभ लेख, मेरठ दिल्ली स्तंभ इलाहाबाद में है, तौरिया आराराज, इसके अलावा लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ लेख, ये सब जो है 7 अभिलेख जो हैं ये एक प्रकार से उत्तर भारत में स्थित हैं और एक दक्षिण भारत में है। 6 उत्तर भारत में है और एक दक्षिण भारत में है। 7वां जो इनका जो वर्ग है वो है लघु स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेख की बात की जाए तो ये लेख इलाहाबाद, सांची और सारनाथ के स्तंभों पर आपको मिलेंगे। सारनाथ जो है आप देखेंगे वाराणसी में मिलता है, बनारस में, तो वहाँ पर मिलेगा। 8वां जो वर्ग है इनके अभिलेखों का वो है तराई के लेख। तराई के लेख में जैसे रुमनदई का लेख हो गया, निगलीदा में आपको मिलता है। तो ये एक प्रकार से नेपाल की जो तराई एरिया है वहाँ पर आपको ये अभिलेख मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के ये थे एक प्रकार से अशोक के अभिलेख, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। सांची, सारनाथ, रुमनदेई, लौरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा, कौशाम्बी, प्रयाग, दिल्ली, इन सभी स्थानों पर इनके अभिलेख मिले हैं और मौर्य काल की कला के उत्कृष्ट नमूने हैं अशोक के स्तंभ। अशोक ने अपने उदार धार्मिक और प्रशासकीय विचार जो थे उनको पाषाण के स्तंभों पर उत्कीर्ण करवाया था और ये स्तंभ लगभग 16 मीटर ऊंचे हुआ करते थे, वजन में लगभग 80 टन के हुआ करते थे और उनको एक ही पाषाण को एक प्रकार से काट करके बनाया जाता था अशोक के अभिलेखों को, स्तंभ लेखों को। तो ये है एक प्रकार से अशोक के बारे में कुछ बातें जो मैंने आपको बताई। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 8वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त की प्रमुख विजयों का उल्लेख कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य की जो प्रमुख विजय हैं उनके बारे में बताएं। तो चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात की जाए तो देखें, चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसके बारे में अगर बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था एक सुगठित शासन व्यवस्था की स्थापना करने का काम उसने किया और कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो था ये इसी के समय में हुआ था। और चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात की जाए तो इसने सबसे पहले ही जो विजय प्राप्त करी वो पश्चिमोत्तर भारत को यूनानियों से मुक्त करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी क्षत्रपों पर आक्रमण किया और उनको भारत भूमि से बाहर खदेड़ा। आपको बता दूं, सत्ता को समाप्त कर दिया और उनकी मतलब की जो है यूनानी सत्ता थी उसको समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर नए क्षत्रप नियुक्त कर दिए जो भारतीय थे। दूसरी विजय जो चंद्रगुप्त की है वो है मगध विजय। मगध उस समय एक प्रकार से घनानंद शासन कर रहा था मगध पर और चंद्रगुप्त मौर्य ने उस पर आक्रमण करके उसे मार डाला और मगध पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। और इस विजय में चाणक्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, चाणक्य ने विशेष योगदान दिया था, ठीक है। तीसरी बात, सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। मैंने आपको कहानी बताई थी कि भाई सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उसने भारत पर आक्रमण किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको बुरी तरह से पराजित कर दिया और उसे संधि करने के लिए बाध्य कर दिया और सम्राट ने सेल्यूकस की पुत्री जो थी उससे विवाह भी कर लिया था, मैंने बताया था हेलेना, ठीक है। चौथी जो विजय प्राप्त करी है चंद्रगुप्त मौर्य ने वो दक्षिण विजय प्राप्त करी है। यूनानी लेखक थे जस्टिन और प्लूटार्क, उन्होंने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 6 लाख सेना लेकर के, ठीक है, 6 लाख सेना लेकर के समस्त भारत को पदाक्रांत कर दिया। और अन्य साक्ष्यों से भी इस मत की पुष्टि होती है कि अशोक के लेखों में भी आपको मिलता है कि भाई जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसा किया था और उसका साम्राज्य कर्नाटक तक फैला हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का। प्राचीन तमिल साहित्य में मौर्यों के सुदूर जो है तिरुन्नलवेली
प्रदेश जो है तिरुनेलवेली प्रदेश में, उसमें मिलता है कि भाई आक्रमण किया था दक्षिण भारत में चंद्रगुप्त मौर्य ने और विजय प्राप्त करी थी। इससे स्पष्ट है कि दक्षिण के राज्यों को भी चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। पांचवा जो युद्ध एक प्रकार से विजय प्राप्त करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, वो है पश्चिम भारत पर विजय। पश्चिम भारत पर जो विजय प्राप्त करी थी, जैसे मालवा हो गया, सौराष्ट्र हो गया, इन सभी इलाकों को जीत के लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य जो था एक प्रकार से वो इस प्रकार से चीज़ें करी थी। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में संधि हुई थी और 4 शर्तें जो है संधि में रखी गई थी। पहली शर्त कौन सी थी? पहली शर्त ये थी कि चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो संधि हुई थी उसमें पहली बात ये कही गई कि संधि के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को एरिया यानी हिरात, अराकोरिया यानी कंधार और पार्योनिखदे यानी काबुल की जो घाटी है वो, और गडरोजिया यानी कि जो बलूचिस्तान है, उसके 4 प्रांत जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को एक प्रकार से दे दिए गए। दूसरी बात, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। तीसरी बात, उपहार में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दे दिया, 500 हाथी दे दी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चौथी बात ये हुई कि सेल्यूकस ने अपना राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। तो एक प्रकार से ये एक प्रकार से 4 शर्तें थी सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो संधि हुई थी, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर दिया था उसको और वो हाथ जोड़ करके एकदम से बैठ गया कि भैया आप क्षमा याचना हमको दे दो। तब एक प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको एक प्रकार से क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको एक प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य ने सलाह दी कि भाई आप इसको मारो मत, इससे संधि कर लो, क्योंकि बाद में अगर कोई यूनानी आक्रमणकारी आएगा तो उसको पता चलेगा कि भाई हाँ ऐसे ऐसे किया था हमारे पूर्वज सेल्यूकस निकेटर ने। तो एक प्रकार से उसने विवाह करने का प्रस्ताव बता दिया चाणक्य जी ने। तो इस प्रकार से चीज़ें हो गई थी, मैंने पूरी चीज़ें आपको समझा भी रखी है। तो इस प्रकार से ये तमाम प्रकार के प्रश्नों को आप लोगों ने जाना, समझा और परखा। देखिए केवल 2 प्रश्न आपको करने होते हैं दीर्घ उत्तरीय से, खंडसा से। 500 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना होता है। देखिए पहला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के प्रमुख स्रोतों का विवेचन कीजिए। इस पर वीडियो मैं बना चुका हूं, आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। आप मेरा दूसरा चैनल है BA करेकर यूट्यूब चैनल, वहां पर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा तो BA सेकंड सेमेस्टर के लगभग अधिकतर वीडियोज़ वहीं पर आपको मिल जाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और वहाँ पर आपको 2022 वाले जो वीडियोस मिलेंगे वो भी प्लेलिस्ट में शामिल मैंने कर दिए हैं, तो उनको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ों को मैंने उसमें समझा रखा है। उसमें महासंग्राम वीडियो होगी 2022 वाली, उसको जरूर देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है नंद वंश की उत्पत्ति और इतिहास का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आप देख लीजिएगा, तीसरा प्रश्न, कुषाण कौन थे? कुषाण सत्ता के भारत में स्थापित होने का वर्णन कीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों पर प्रकाश डालिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। और अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 5वां नंबर प्रश्न है, कनिष्क के जीवन चरित्र का वर्णन करते हुए भारत के अंदर एवं बाहर उसके साम्राज्य की सीमाओं का विवेचना कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे प्रश्न जो दीर्घ उत्तरीय वाले हैं, इनको आप लोग मॉडल पेपर या महासंग्राम वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे। बाकी मैं और भी प्रयास करूंगा कि इन प्रश्नों पर वीडियो बनाने का प्रयास करूं। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से आपको बता दो, BA सेकंड सेमेस्टर का जियोग्राफी का लिखित मॉडल पेपर मैंने दिया है, आप लोगों ने इसको भी नहीं देखा तो देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लिखित मॉडल पेपर मानव भूगोल का। इसमें लिखित मॉडल पेपर मतलब कि जैसे इसमें हमने चर्चा करी अभी प्राचीन इतिहास का, ठीक वैसे ही ज्योग्राफी के बारे में बताया, सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। आपको बता दूं, जिस भी विश्वविद्यालय से आप रिलेटेड है, अगर आपका पेपर हो जाता है उसके बाद में आप हमारे नंबर 91 61 93 60 62 पर आप लोग क्या कर देंगे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपको कोई क्वेरी हो तो आप इस पर पूछ सकते हैं। और आप इस पर क्या कर सकते हो, इस नंबर पर आप लोग अपना जो पर्चा होगा यूनिवर्सिटी का उसको आप हमारे पास सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। इसी नंबर पर आप सेंड कर दीजिएगा PDF बना करके, साफ साफ फोटो खींच करके। धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बने रखिए। गुड नाइट, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद।